सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, इस प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जगत के वरिष्ठ निर्माता निर्देशक श्री बलदेव राज चोपड़ा से ली गई भेंट वार्ता का दूसरा और अंतिम भाग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्विकर्मणि। इस प्रोग्राम के पहले भाग में हमने आपको उनके कुछ फिल्मों के गीतों के अंश सुनवाए थे। आज एक बार फिर हम आपको सुनवा रहे हैं उनकी कुछ और चर्चित फिल्मों से लिए गए गीतों की एक झलक। 1969 में आई थी आदमी और इंसान। जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। 1972 दास्तान। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए। 1973 धुंध। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। 1977 कर्म। समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल, सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाऊं निकल, मैं तो आगे जाऊं निकल, पल पल ओ पल पल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल। 1978 पति पत्नी और वो। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। और 1982 निकाह। सजा भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, सजा भी है जवां जवां। चोपड़ा जी, आजकल हम कई बार ऐसा सुनने में आता है कि अब वो माहौल नहीं रहा। कुछ बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है? अब ये जो एक वो जो दौर आया है नया, जिसमें उस तरह के ना तो कलाकार हैं, ना उस तरह का समर्पण है। अब बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे वो सीधे-सीधे पैसा कमाना चाहते हैं। क्या ये सही है? नहीं, बात ठीक है। एटीट्यूड आर्टिस्टों का पहले भी होता था कि पैसा कमाने का, वो ठीक है। जब आर्टिस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो वो पैसा बनाना चाहता है, नो डाउट। मगर उस ज़माने में एक बात थी कि आर्टिस्ट लोग किसी खास प्रोड्यूसर के साथ काम करना चाहते थे। क्यों? वो इस बात समझते थे कि इनकी ये पिक्चर जो बना रहे हैं उसमें कुछ सब्सटेंस है,
कुछ कहने के लायक चीज़ है, कुछ सोसाइटी के लिए, कुछ सोशल सब्जेक्ट है ये, तो इस वास्ते वो उसके पास आते थे। आज भी ये बनती हो तो लोग आए, मगर आजकल पोजीशन क्या हो गई है कि कहानियाँ हैं नहीं, बन नहीं रही कहानी, एक ही तरह की कहानी बन रही है। आप देख लीजिए शुरू से लेकर आखिर तक। तो वो आर्टिस्ट लोग, अच्छा आर्टिस्ट लोग भी क्या है कि पैसे के पीछे पड़ गए सब। आज वो बात नहीं रही, किसी के पास भी बात नहीं। मेरे पास कोई आदमी नहीं आया इन दिनों में कभी, या किसी ने कहा हो कि साहब मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ, कोई नहीं आया। आप जाएंगे तो कहेंगे हमारे पास बिजी है, 98 में बारी हमारी अब आएगी, तो उस वक्त तक हमारा इंथ्यूजियाज्म खत्म हो जाता है। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। अगर मैंने अशोक कुमार को स्टोरी सुनाई कानून की, तो उसने 4 पिक्चरें अपनी कह दिया, कहते इनकी शूटिंग मैं नहीं करूँगा जब तक ये कंप्लीट नहीं, क्योंकि आई वांटेड, मैं बोला 35 डेज मुझे एट स्ट्रेच चाहिए, नहीं तो काम नहीं। मैं सेट लगाऊंगा तो उसके बार बार तो नहीं लगा सकता कोर्ट का। तो साहब उन्होंने किया, ये कुर्बानियाँ थी, वो करते थे लोग। आज आर्टिस्ट के मांगने की बात नहीं है, इतने बिजी हैं कि प्रोड्यूसर पीछे भाग रहे हैं। तो ये उस ज़माने की बात है जब आर्टिस्ट आके मांगता था। उस ज़माने में बिजी होने के बावजूद पिक्चरें में जो लोग आज बात दिए, कौन है, कौन सा प्रोड्यूसर है जो पिक्चर बनाता है। आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए एक तस्वीर है जिसमें एक वक्त में ये 5 आदमी इकट्ठे, आज हैं ऐसे 5 आदमी। एक बिमल रॉय है, राज कपूर है, महबूब है, मैं हूँ आसिफ। आपको है कहीं मिलते हैं आपको 5 आदमी ऐसे इंडस्ट्री में? तो मैं ये कह रहा हूँ आज नहीं है वो बात। ये लोग सारे वो हैं जो पिक्चर बनाते थे विद पर्पस। आज कोई है नहीं, पर्पस की पिक्चर नहीं, सारे आदमी कहानी है नहीं चलाते, तो कोई चल रहा है। उसमें से जो निकल आया, गाना अच्छा निकल आया, कुछ अच्छा हो गया, बन गई, उछल कूद ही है। आजकल कहानी नहीं है। मेरे साथ ऐसे भी हुआ, कई बार ऐसे हुआ। आपको मैं क्या बताऊं, एक संजीव कुमार, एक एक्टर का नाम सुना है आपने, बहुत बड़ा एक्टर था। मेरे साथ पहले बार मुलाकात हुई तो वही सीजे पावरी जो हमारे कानून के राइटर थे, उनका वो फ्रेंड था, उसके पास उनके साथ हुआ है। तो इनको भाई बहुत अच्छा एक्टर है, इनको कोई पिक्चर में डाली है। मैंने कहा देखिए कोई होगा, इस वक्त मैं बना रहा हूँ पिक्चर हमराज, मेन कैरेक्टर में तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि मैं साइन किया हुआ है। साइड दूसरे सेकंड कैरेक्टर हो तो कहता नहीं, मैं इस वक्त वो नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे पास इस वक्त एक रोल कर रहा हूँ मैं वाड़िया में, मेन रोल। मैं क्या बात करिए। मगर उसके बाद क्या हुआ कि जब भी मौका आया, पिक्चर आई, तो हमेशा कहते थे चोपड़ा साहब मैं वेट कर रहा हूँ। अब मेरे पास कोई आया नहीं ऐसी कोई चीज़। एक दिन की बात है कि मेरे पास पिक्चर आई जो मैंने खुद ही लिखी थी। वैसे वो पिक्चर मेरी इंस्पायर हुई थी जब मैं गया था, जापान गया था एक बार। तो जापान में गया था तो वहाँ पर मेरी वाइफ, मैं सो गया, तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी वाइफ ने टीवी लगाया तो जैपनीज़ का एक कहानी उन्होंने सुनी जो कि उनको अच्छी लगी। मुझे उन्होंने कहानी सुनाई कि भैया कहानी बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा ये कहानी तो अच्छी है और इस कहानी में एक ही बात है, ये बहुत सीरियस है और हम इसी सीरियस कहानी बहुत बार बना चुके हैं। हस्बैंड शादी कर लेता है, किसी और के साथ इस रिश्ता कर लेता है, बहुत बन चुकी हैं सीरियस, इसको कॉमेडी बना देते। तो मुझे कहने लगी तो लंबा चौड़ा तुम हंसते भी कम हो, तुम कॉमेडी का बनाओगे तुम। तो मैंने कहा नहीं देखिए बात यह है कि अभी हम लोग इस ये कहानी आपने देखी है तो जापान में देखी है ना, व्हेन आई गो टू न्यूयॉर्क तो मैं ये कहानी आपको लिख करके सुनाऊंगा, अगर आपको अच्छी लगी तो बनाएंगे। कहती मगर एक शर्त है, नाम मेरा जाएगा एज ए स्टोरी राइटर। मैं क्या आपका जाएगा वो कि आपने दी है? तो नहीं, मैं हम लोग न्यूयॉर्क तक पहुंचे तो मैंने लिख ली थी। जब स्टोरी लिखी तो उन्होंने कहा, कहते आई नेवर एक्सपेक्टेड कि तुम इतनी अच्छी कहानी एक कॉमेडी लिख सकते हो। तो सोचा फिर इसको किसको ले, फिर मैंने सोचा एकदम कि इसके लिए संजीव कुमार बेस्ट रहेगा। हमारे तमाम सुनने वालों को जरूर एक फिल्म याद आ गई होगी उनकी, पति पत्नी और वो। तो मैं एक बार बाहर जा रहा था कहीं, तो संजीव कुमार से मैंने मिले तो मैंने कहता वेट कर रहा हूँ भाई। मैंने कह दिया आज मैं वेट कर रहा हूँ। कहता क्यों? मैं चाहता हूँ आप आइए, मेरे पास एक स्टोरी है जो आपके मतलब की है। तो उन्होंने कहा कि भाई स्टोरी उसकी सुना दीजिए। तो मैं दफ्तर में ले आया उनको और स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा तो मैं करूँगा और नहीं देंगे तो भी करूँगा, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं मैं पिक्चर ये। मैं कहा नहीं आप करिए, मैं कहाँ रोकता हूँ, आप पिक्चर में आपके पास है, मैं आई बी हैप्पी। मगर एक प्रॉब्लम है। कहते क्या? मैं कहा भाई तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट हो इस वक्त, तुमको बहुत पैसा मिलता है, मैं इस पिक्चर में पैसा दे नहीं सकता क्योंकि कॉमेडी के ऊपर कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होती। आमतौर पे इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूटर रिएक्ट नहीं करता। कहता कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, जो देंगे सो ले लूँगा, ना देंगे तो भी ले लूँगा। मैं कह नहीं, एक बात ऊपर है
मैं आपको इस पिक्चर की अर्निंग के ऊपर 20% दूंगा। तो साहब उस ज़माने में वो काफ़ी पैसे लेते थे, मगर जब पिक्चर रिलीज़ हुई और पैसे आए तो एक दिन मेरे घर पे आए, कहते मैंने इतना पैसा कभी किसी से नहीं कमाया। हम क्यों ना गीत पे आएं और आप हमारे सुनने वाले जो इंतजार कर रहे हैं कि आप अपनी पसंद का अगला गीत कौन सा सुनवाएंगे। पति पत्नी और वो का गीत कौन सा सुनाना चाहिए? अच्छा एक वो गाना उसका बहुत अच्छा है, लड़की साइकिल वाली। लड़की साइकिल वाली, ओ लड़की साइकिल वाली, दे गई रस्ते में, होए दे गई रस्ते में एक प्यार भरी गाली, होए लड़की साइकिल वाली। चांद सा मुखड़ा है, ओए एक चांद सा मुखड़ा है, जिसके दुपट्टे का, ये जिसके दुपट्टे का एक रेशमी टुकड़ा है जी, एक चांद सा मुखड़ा है। बदनाम तो करते हो, ओ बदनाम तो करते हो, नाम नहीं लेते, क्यों नाम नहीं लेते, क्या मार से डरते हो, है बदनाम तो करते हो। जब आप कोई भी कहानी चुनते हैं अपनी फिल्मों के लिए, पहले भी जो आपने चुनी, आपके जहन में कौन सी बातें अहम होती हैं कि क्या क्या चीज़ें, किस लिए आप ये कहानी चुन रहे हैं, आपके सामने कौन उसका टारगेट होगा दर्शकों का, किस लिए, पर्पस क्या है उसका, आपका अपना मकसद क्या है फिल्म बनाने के लिहाज से भी उस कहानी को चुनने का। जब मैं कोई पिक्चर बनाता हूँ तो मेरे दिल में कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या बनाऊंगा जब तक स्टोरी नहीं सुनूं। जब स्टोरी सुनता हूं मैं तो उसके अंदर फिर मैं सोचता हूं कि इसके अंदर मैं क्या ऐसा डालूं जो लोगों के लिए डिफरेंट लगे, जो लोगों के लिए अनयूजुअल लगे, जो लोगों को याद रहे और उस कहानी का एक नया रंग बने। इस कहानी को बताने के लिए देखिए बात सिंपल है, हमारी माताएं, हमारी माँ कहानियाँ सुनाया करती थी, सुनाने वाले के एक होती थी, उसी कहानी को दूसरा आदमी सुनाता, खूबसूरत लगती थी। उसकी क्या वजह क्या थी? सुनाने का ढंग, उसके अंदर कोई चीज़ डाल दी उसने जो याद रह जाती है। तो इस वास्ते मैं ये कहता हूँ कि उसमें मैं कोई तैयारी करके नहीं जाता। अब मेरे पास, मैं बताता हूँ आपको, आप सिंपल ही बात बताता हूँ कि एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ दफ्तर में, कुछ नहीं कर रहा था। होता है ना कभी आदमी बेकार बैठा हो तो कुछ भी नहीं कर रहा हो, गप्पे मार रहा, कि मेरे F.A. मिर्ज़ा साहब जिन्होंने नया दौर लिखा था वो आ गए और उन्होंने कहा कि चोड़ा साहब आपका एक 2-4 मिनट लेना चाहता हूँ। ठीक है, बोलिए। नहीं, ये कुछ नहीं, कहता मुझे एक कमांड परफॉर्मेंस आया है। मैं क्या कहा, क्या परफॉर्मेंस? कहता सर राज कपूर ने मुझे बोला है कि ऐसी एक स्टोरी चाहिए जिसमें हम तीनों भाई और बाप आ सके। तो कहता कि मैंने एक स्टोरी लिखी और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि कैसी लगती है आपको। स्टोरी सुनाई, मुझे अच्छी लगी, ये स्टोरी तो बहुत अच्छी है। तो कहता है आपको मैं दूँ तो ले लेंगे? मैं कहा ये कोई बात नहीं, आप भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यूँ यारें गोरे हो आप राज कपूर के साथ। मैं बेईमानी नहीं करना चाहता, राज कपूर मेरा दोस्त है, आप जाइए उनको जाके दीजिए स्टोरी, मगर उनको मेरी तरफ से बोलिए कि स्टोरी बहुत अच्छी। वो गए,
बात मेरे साथ भूल गई बात। मैं दफ्तर से निकल रहा था कि फ़ोन आ गया कि साहब आप वहाँ हैं। मैं क्या हूँ, मैं फिर आ सकता हूँ। मैं क्या ज़रूर आइए। तो मैंने कहा पिक्चर की स्टोरी हो गई राज के साथ? कहता आके बताता हूँ। आए और उन्होंने कहा कि देखो साहब बड़ी स्ट्रेंज मैन, वो स्टोरी मेरी उनको पसंद नहीं आई। तो मैंने कहा हो सकता है भाई, अपना अपना नज़रिया होता है। हर आदमी देखता है कि उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ है या क्या वो कर सकता है। स्टोरी बाई इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होती। स्टोरी के अंदर हम जब सुनते हैं तो उसको किस ढंग से सुनते हैं कि इसको हम क्या बना देंगे। और इसी बात से जब एक स्टोरी राइटर लाता है तो वो स्टोरी वही नहीं रहती है हमेशा, वो स्टोरी बहुत सी बदल जाती है जब उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो मैंने कहा उसकी वजह ही मे नॉट थॉट। तो कहता आपको क्या अभी भी पसंद है? मैं कहा बिल्कुल पसंद है। कहता आप लेंगे? मैं क्या अब भी ले लूँगा। मैंने जेब से 1000 रुपया निकाला और उनको दे दिया। मैंने कहा लो, मैं प्रूफ देता हूँ कि मुझे मंजूर है स्टोरी। उसके बाद बाकी बात करेंगे, शुरू करेंगे। उसके ट्रीटमेंट बनाने में मुझे 2 साल लगे साहब, 2 ईयर्स। बट आई थॉट कि उसको जब ट्रीटमेंट कर लूँगा तो एक नया रंग पैदा हो जाएगा। और वो उसकी पिक्चर का नाम था वक्त। लीजिए हम भी आ गए। ओह राजा, आप तो सचमुच राजा इंदर हैं चिनाय सेठ। सिर्फ इंदर, राजा तो तुम हो। नाम के तो थे ही, अब काम के भी बन गए। मेरे राजा होने का कौन सा सबूत मिल गया आपको? किसका मुंह भर दिया मोतियों से मैंने? मित्तल का। सुना है आजकल उसकी लड़की पे बड़ी नजर इनायत है आपकी। हार वापस कर दिया? ये मेरा जाती मामला है। तुम्हारा कोई मामला जाती नहीं। तुम जो लाते हो मेरी मिल्कियत है। तुम मेरी मिल्कियत हो, हर चीज मेरी मिल्कियत है। हर चीज नहीं चिनाय सेठ, मैं तुम्हें सड़क से उठा के लाया था, भीख मांगा करते थे तुम। भीख नहीं चिनाय सेठ, जेवें गाता करता था। जानते हो मुझे ये बातें पसंद नहीं। मेरे खिलाफ जाने का नतीजा मालूम है। पागल मत बनो बलबीर। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं। हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। वक्त, उसके संवाद, उसका गीत, उसका संगीत, हर चीज में एक ऐसा पुख्तापन था, एक ऐसी मजबूती थी। और उसकी स्टारकास्ट पे बहुत ही प्रसिद्ध थी और सबने अपना अपना रोल और निर्देशन तो इतना मजा हुआ था। उसकी तो बात ही अलग है क्योंकि पूरा वो निर्देशन उसमें झलकता है। वक्त के संवाद भी बहुत मशहूर हुए थे। तो वक्त के बारे में थोड़ा सा कुछ और बताइए। आप पूछेंगे एक सवाल कि भाई अगर वो आपको पिक्चर पसंद आई थी तो क्या आपने ये फैसला किया कि आप पृथ्वीराज को लेंगे या राज कपूर को लेंगे उसमें? तो मैंने सोचा था, मैंने सोचा ही नहीं था। पृथ्वीराज के पास गया भी था, बात भी हुई, राज के पास भी गया था। राज ने सिर्फ ये कहा कि साहब मेरा हक बनता पहला ऐसी पिक्चर बनाने का, ये 3 भाई और एक। मैंने कहा आपका हक है, मैं सोच लो। एनीवे अभी बातें हो ही रही थी कि एक दिन मेरी मुलाकात बिमल रॉय से हुई। बिमल रॉय और मेरा बहुत प्यारा साथ रहा, बहुत पुराना साथ रहा। हम एक दूसरे के बहुत करीब थे कि एक दिन किसी मीटिंग से उठ करके हम आए। हम लोग चाय, उनको चाय पीने का बहुत शौक था, तो आए तो चाय पी रहे थे कि मैंने ऐसे बायदी में बात की। मैंने कहा बिमल दा आजकल आप क्या बना रहे हैं? कहता चोपड़ा साहब मैं आजकल बना रहा हूँ एक पिक्चर रखा है आसरा, और नूतन उसमें काम करती। मैंने कहा उसकी स्टोरी क्या है? खाली टाइम बैठे इसी करने स्टोरी सुनाई। तो मैंने कहा बिमल दा ये स्टोरी तो नहीं चलेगी, मत बनाइए। क्यों? पक्की बात? मैं नहीं, मैंने इस वजह से मैं कहता हूँ कि स्टोरी मत बनाइए। और साहब बात यह है कि वो स्टोरी उन्होंने नहीं बनाई। उनके मरने के बाद वही स्टोरी को ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाया सायरा बानो को लेकर के, और वो पिक्चर बड़ी फेल हुई। तो मेरा अंदाज़ा ठीक था। तो मैं जब ये कहानी हो गई तो मैंने बातचीत हुई, तो जाने का टाइम है कि चलो चलें, निकले। तो जा रहे थे कि रास्ते में मुझे उन्होंने कहा कि चोपड़ा साहब आप आजकल क्या बना रहे हैं? मैं क्या अभी तो बना नहीं रहा, तैयारी कर रहा हूँ, एक स्टोरी के नाम नहीं रखा अभी तक। तो कहता कहानी सुनाओ। कहानी मैंने उनको सुनाई। उतरे तो कहने लगे चोपड़ा साहब ऐसी कहानी बहुत कम सुनी है,
ये कहानी तो बहुत ही ज़बरदस्त चलेगी और देख लेना ये एक ट्रेंड बन जाएगा। ये उनका कहना था, ये कहानी इंडस्ट्री में ट्रेंड बन जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत पिक्चर बनाई मनमोहन देसाई ने, वैसी पिक्चरें, लॉस्ट एंड फाउंड जिसको कहते थे बाद में। एनीवे वो बात गई आई, मुझसे पूछते कि इसमें कौन कर रहा है काम। मैं सोच रहा हूँ कि एक बाप है और 3 बेटे हैं, और इस इंडस्ट्री में एक बाप पृथ्वीराज और 3 बेटे उसके, उनको ले लूँ। कुछ नहीं कहा, चले गए। नेक्स्ट डे मैं अभी अखबार पढ़ रहा था, नौकर ने कहा कि साहब बिमल राय आए हैं। मैं उठा, भागा, क्योंकि बस सीरियल। तो मैं उनको बुलाया, मैंने कहा बिमल दा कैसे आए आप? कहते यार अंदर आओ ना, बैठे बात करते हैं। मुझे चाय पिलाओ एक पहला। कहने लगे देखो बात यार, कल मैं किसी की बात में दखल देना नहीं चाहता, कभी इंटरफेयर भी नहीं करना चाहता, तुम मेरे दोस्त हो। मगर ये बात ज़रूर है कि जब कोई आदमी को सुनता है और दिमाग में ख्याल आता है तो वो आदमी कहना ज़रूर चाहता है। तो मैं कुछ कहने आया हूँ कि वो ये कहने आया हूँ कि तुम्हारी स्टोरी बहुत बढ़िया है, बहुत चलेगी, उसको ख़राब मत करो। मैं क्या अच्छा क्यों, ख़राब क्या हो जाएगी? कहता अगर उस स्टोरी में ये 3 भाई लिए और अपने बाप लिया तो ये स्टोरी बिगड़ जाएगी। मैं क्यों? कहता इल्यूशन टूट जाता है। बाप बेटा दोनों सामने सामने खड़े हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, वो इल्यूशन नहीं आता। जो बाप दूसरा हो और बेटा दूसरा हो तो इल्यूशन आ जाता है कि भी आपस में नहीं पहचानते क्योंकि वो नहीं है। लोग कहीं ये नहीं कह रहे पहचानते क्यों तुम लोग। तो मेरे को उन्होंने जब कहा तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि बात तो ये शायद ठीक ही कहता है, और इन एनी केस ठीक नहीं भी कहता तो अगर ये अच्छा कह ही रहा है तो एक नसीहत दे रहा है, तो भाई ऐसा काम क्यों करो जो रिस्की लगे बाद में। तो साहब उसके कहने पर मैंने वो कास्ट चेंज कर दी, और आज भी मैं उसका देना नहीं दे सकता बिमल राय का, क्योंकि उसने मुझे ये बात दिया था, कहा था, और उसके कहने पर मैंने कास्ट बदली और वो पिक्चर बहुत चली साहब। और ये फिल्म वक्त पर जैसे एक हस्ताक्षर हो जाता है सफलता का। खास उससे वक्त के गीत भी बहुत प्यारे और बहुत सुंदर है, रवि साहब का संगीत उसमें। तो हम चाह रहे हैं कि इसका कोई वक्त है दिन और रात, वक्त है कल और आज, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज ये कहानी पूरी की पूरी कहानी को बता देता है। कल जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहां। वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है खिज़ां। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम। वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत क्या समाज, क्या हुकूमत क्या समाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें। वक्त की पाबंद है
आती जाती रौनकें, वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज, वक्त है कांटों का ताज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे हैं, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। ये है कहानी का अंश। कहानी आपने देखी होगी, बिगिनिंग में ही आज कहानी आ जाती थी। कहानी एक आदमी कहता मैं अपने बेटे को ये बनाऊंगा, इस बेटे को ये बनाऊंगा, इस बेटे को वो बनाऊंगा, और वो उसको आदमी दूसरा जो एस्ट्रोलॉजर दिखाया था वो कहता कौन जानता, कौन किसको क्या बनाएगा कोई नहीं जानता, ये ऊपर वाला ही जाने। और इतनी किसी बारे में भी आपको घमंड नहीं करना चाहिए, कुछ सोचना नहीं चाहिए, और जो भगवान काम करता है उसको सोचो भी मत। तो उसी दिन अर्थक्वेक आया और वो सब लोग बिगड़ गए, सब इधर उधर हो गए। तो उसी पे मुझे ये जब गाना बनवाया था कि भाई ये लोगों का क्या हुआ, इधर कौन बेटा कहाँ गया है, बेटी कहाँ गई, दूसरा बेटा कहाँ गया, तीसरा कहाँ गया, माँ कहाँ है, बीवी कहाँ, ये कहाँ, वो सारी की सारी ये बात ये वक्त के गाने में आई थी कि वक्त से है दिन और रात, वक्त से। उसमें आप राजकुमार साहब के बारे में बता रहे थे कि वो हम उस कैरेक्टर को ऐसा बनाना चाहते थे कि जो नेगेटिव होकर के भी पॉजिटिव लगे। ये उस जमाने में आर्टिस्ट लोग कई दिन हमारे साथ बैठ करके कहानी डिस्कस किया करते थे। सुनील दत्त करता था, अशोक कुमार करता था। ये अपना राजकुमार से तो पहली बार बात हुई तो राजकुमार ने कहा कि चोपड़ा साहब एक बात है, एक दिन तो मुझे दीजिए अपने अख्तर अलीमान का जिन्होंने लिखी है डायलॉग, मैं सारे डायलॉग सुनूंगा। तो मैं क्या सुनिए, तो होटल में किसी में चले गए, उन्होंने सुन लिए। अब वो आए नेक्स्ट डे मेरे पास कि मैं इससे आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैंने कहा देखिए आपको दिखता होगा इसके अंदर कि ये कैरेक्टर जो है वो एक स्लाइटली नेगेटिव कैरेक्टर है, मगर मैं इसको कैरेक्टर को नेगेटिव नहीं कहता, ये कैरेक्टर की पॉजिटिव कैरेक्टर है। तो क्यों, मैं कि देखिए एंड में जाकर के इस आदमी ने क्या क्या करना है। यही आदमी है जो कि वो सारी फैमिली को फिर बचाता है, ये आदमी बड़ा, ये जो बड़ा भाई है। और सेकेंडली मैं चाहता हूँ ये कि आदमी अलग लगे, जब ये एक्टिंग कर रहा हो तो ये वो नहीं लगे कि राजकुमार ये पहला भी कभी देखा था। कहता वो कैसे बनेगा, लेकिन वो देखिए ड्रेस से तो बनता नहीं है, चाल से बनता। 7 दिन साहब उस आदमी ने मेरे साथ काटे और हमने एक किस्म की चाल जो बन गई फाइनली उसको रखा और उस पर काम किया। तो इस बात से उस ज़माने की जो सिंसेरिटी थी आदमियों पर, आर्टिस्टों की, वो आजकल नहीं है। आज सब्सटेंस है ही नहीं, सोशल पर्पस ही नहीं है। मगर साहब एक बात है कि इस एटमॉस्फेयर में भी कभी कभी बड़ी अच्छी पिक्चर आ जाती है। इसी एटमॉस्फेयर में हम आपके कौन हैं, दुल्हनिया ले जाएगी ये। और आज मैंने रिसेंटली 3 दिन पहले एक पिक्चर देखी साहब, मेरे को बड़ी मज़ा आया। उसका नाम है विरासत। बहुत दिन के बाद एक पिक्चर जिसके अंदर कोई डेप्थ थी, जिसके अंदर कोई कहानी थी, जिसमें कैरेक्टर थे और सारे कैरेक्टर अच्छे। अमरीश पुरी ने काम किया तो अपनी जगह पर, अनिल कपूर ने किया तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मेरे हिसाब से इतना अच्छा परफॉर्मेंस बहुत दिन के बाद स्क्रीन के ऊपर किसी एक्टर का आया है। और उसके बाद देखिए वो टाबू लड़की ने छोटा सा रोल किया, क्या परफॉर्मेंस किया, हैट्स ऑफ टू हर। म्यूजिक है तो म्यूजिक बहुत बढ़िया है। तो ये एक पिक्चर आई है जो मैं कह सकता हूँ कि साहब ये बिल्कुल हट के आई है, जिसमें कुछ कहने लायक भी है और एक सोशल पर्पस भी है और पिक्चर में खूबसूरती भी है और एक ऑलराउंड फैसिनेशन है जो पिक्चर को मुझे तो बहुत पसंद आई साहब। आप सुन रहे हैं विविध भारती।
दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का वो अलबेला सजीला प्रोग्राम जिसका नाम है सेल्यूलॉइड के सितारे। और आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं अपने दोस्त कमल शर्मा से हिंदी फिल्म जगत के वरिष्ठ निर्माता निर्देशक श्री B.R. चोपड़ा की बातचीत। चोपड़ा साहब, अपनी फिल्म के दूसरे पक्षों पर आप कितने ध्यान दिया करते थे? क्योंकि हालांकि निर्देशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो कई लोग सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर पर ही सारी चीज़ें छोड़ दिया करते हैं, या मेकअप की बात हो या कॉस्ट्यूम की बात हो, सारी चीज़ें। तो आप अपने दूसरे पक्षों पर अपनी पूरी फिल्म के लिए और कितना ध्यान दिया करते थे? मैं इसमें आपको सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हीरालाल बहुत बड़ा डांस डायरेक्टर, तो उसका भाई सोहनलाल, जब मैं बना रहा था साधना तो वैजंती माला ने मुझे कहा कि भाई एक डांसिंग एक्टर है, थोड़ा सा क्लासिकल है, तो आप सोहनलाल को ले लीजिए, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं साहब वो उसको ले लिया और पिक्चर का शुरू करी तो ये शूटिंग का टाइम आया तो ये गाना था पहले, ये जो गाना था कि भाई कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, पहले गाना ये था। तो मुझे बोलते, मैं बैठा था, मैं कि साहब बताइए क्या कर रहे हैं आप? कहते क्यों, मैं कर लूँगा, यू डोंट वरी, कर लूँगा। मैं कि नथिंग डूइंग। सोहनलाल जी, यू आर द डांस डायरेक्टर बट आई एम द डायरेक्टर। मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ कौन सा एंगल आएगा, स्टोरी के साथ क्या लगता है। आप तो डांस करेंगे, डांस की मूवमेंट बहुत अच्छी देंगे, मगर वो स्टोरी की अलग पड़ी तो क्या बात हुई? मेरी स्टोरी एक वैश्या की स्टोरी है। वैश्या क्या क्या कहती है, जब कहती है तुम क्या क्या खरीदोगे तो क्या करेगी वो बात। तो मैंने कहा मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा, आप रहिएगा, आप मुझे बताइएगा, मगर एंगल मैं बताऊंगा। तो इसी तरह से मैं कहता हूँ कि जो आप कह रहे थे ना कि एज ए म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर मशहूर वही दोनों हैं ठीक, मगर साहब कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, और वो गड़बड़ मैं उसकी भी कहानी सुनाता हूँ, और वो कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है कि मैं पिक्चर बना रहा था निकाह, और निकाह में सलमा आगा को लिया हुआ था जो एक सिंगर थी पहले, जिसके कि बहुत से बन चुके थे कैसेट्स। तो हम पहले दिन हमारी कि देखें, पहले दिन सब लोग बड़े खुश थे, देखें भैया सलमा आगा गाती कैसे। तो साहब आपको मैं बताऊं क्या कि उसके घर गए, कितने आदमी थे, डॉक्टर राही थे, मेरा बेटा था, राइटर हसन कमाल था, सतीश भट्टागर, कई 5-7-10 आदमी वहाँ थे, मेरा भाई था छोटा, बैठे हुए थे। तो एक गाना था जो हमने लिखवाया था गाना, वो गाने की ट्यून बाद में बात बनी, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये गाना दो तरह से बना था, तो एक थोड़ा लो में, एक थोड़ा हाई में। तो मुझे लो वाला पसंद था, बाकियों को हाई वाला पसंद था। तो एनीवे वो गाना उसको सुनाने को बोला, राम जाने क्या हुआ साहब, वो किसी को पसंद नहीं आया उसका गाना। यानी यहां तक हालत हो गई कि उसने बोला कि भाई इस लड़की को छोड़ दो, गाना गाती है, गाना गाएगी तो नहीं लेंगे, गाना इसके सारे आश्रम भोसले को ले लो, मगर ये लड़की नहीं चाहिए, एक्टिंग करना चाहे तो कर ले। मैं क्या, एक लड़की जो सिर्फ आई है एज ए सिंगर, आप उसको सिंगर ही नहीं करने देखो तो क्या करोगे? तो कह रहे साहब चल ही नहीं रही तो क्या हुआ? मैंने रवि साहब से कहा, मैं कि आपको भी ऐसा लगता है? क्या, अभी तो ऐसा ही लगता है। एनीवे साहब आपने डिसीजन किया, अपने भाई को बताया मैंने, धर्मराज को, क्योंकि वो जुबान के पास ही रहता था, कि भैया उसको कन्वे कर दो कि हमारे लोग आपके गाने से खुश नहीं हैं, तो इस वास्ते गाने आप नहीं गाएंगे, और आप सिर्फ एक्टिंग करना चाहो तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। रोती रही, कोई जवाब नहीं दिया। तो आप साहब मानेंगे नहीं, कोई भी नहीं मानेगा कि जो मैं बात कहूँगा कि 5 बजे मेरी जाग खुल गई, सोया, जाग खुल गई, और ये सोचा मैंने कहा अरे चोपड़ा तू एक बहुत ही बुरा काम कर रहा है। एक लड़की जो सिंगर है, जिसका कि सिंगिंग का एक कैरेक्टर है और जिसमें उसका करियर है, वो तो तुम उसको दिखाने नहीं दे रहे, और दूसरी बातें कर रहे हो जिसका तो उसका तो खत्म हो जाएगी बेचारी। 7 बजे फ़ोन कर दिया रवि को, तो मैंने कहा कि भाई वो अपना रवि साहब आपने आशा भोसले को फ़ोन तो नहीं किया? कहते नहीं अभी करूँगा। मैं कहा नहीं, इसीलिए आया हूँ मैं कि फ़ोन नहीं करना।
तो कहते हैं क्या करने का? मैं कहा नहीं, बात यह है कि उसको कम से कम और कुछ नहीं करिए, एक गाना दे दीजिए, वो नहीं चलेगा, ये गाना नहीं चलेगा, और आपने जो गवाया था ऊपर में, उसको नीचे से गवा के देखिए कैसा लगता है, वो गाना दे दीजिए उसको, एक गाना, बाकी कुछ मैं आपको नहीं कहूँगा बाकी को गाने के लिए, मगर ताकि ये ना लगे कि हमने उसका कैरियर ख़राब कर दिया। हसन कमाल को बुलाया जो लिख रहा था, तो मैं उसका भी वो बहुत करीब था उसके, तो मैंने उसको कहा, मैं ये भाई हमारे दिमाग में ख्याल आया है, आप बोलो क्या करना चाहिए। तो कहते भाई आप कहते ठीक है, एक गाना तो दे ही दो उसको, और मैंने कहा फिक्स भी किया हुआ रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग था। तो उस वक्त सलमा आगा को बुलाया जी, हसन कमाल गए बुलाने के लिए, और जब आई तो रो रही थी, इतनी आंख सूजी हुई थी उसकी। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा देखिए भाई बात यह है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कल नहीं पसंद आया किसी को भी, मगर अभी आप, मैंने उसको बोला कि आप ट्राई करें एक बार फिर, तो ये गाना गा के देखिए कैसा लगता है। उसी ट्यून में गाया, तो एनीवे अच्छा लगने के सवाल तो इस बात से कि पहले से प्रेजिस हो गए थे, मैं गाना हो गया। उन्होंने कहा साहब ये रिकॉर्ड करेंगे हम गाना, एनीवे ठीक है साहब। अगले दिन मैं रिकॉर्डिंग पे गया जी, तो वहाँ पर रिकॉर्डिस्ट था रमन भाई, वो मैं पहुँचा जब थोड़ा लेट, तो ये रिहर्सल कर चुके थे। तो उसने कहा चोपड़ा साहब आवाज़ बहुत नई है, बहुत बढ़िया। तो मैंने सोचा कि इनका तो यही काम है, तारीफ़ नहीं करेंगे अपने कस्टमर की तो क्या होगा। तो मैंने वो गाना बेदिली से रिकॉर्ड किया साहब। अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बिजली मैंने कभी शो नहीं की जिसने उसने की थी। गाना रिकॉर्ड हो गया, कैसेट मुझे बोला ले लेंगे, मैं कहा नहीं सिबिल को दे देना, मेरा असिस्टेंट है, मैं घर जाऊँगा। घर जाएंगे, सिबिल कैसेट लेके आ गया। उस वक्त साहब उसके बाद क्या हुआ कि वो मेरा शास्त्री, मेरा जो जनरल मैनेजर था, वो पूछने लगा उससे सिबिल से कि भाई वो गाने का है तेरे पास कोई कैसेट जो सलमा ने गाया। उसके लिए ये था कि हुई भी आ जाओ, उसने भी देखा था वो कि भाई क्या हुआ, कैसा गाना, तो उसको दे दिया उन्होंने। आप सच मानिए रात के कुछ 11 सवा 11 बजे फ़ोन आया शास्त्री का कि भाई साहब बहुत अच्छा गाना लगा। मैंने कहा कौन सा? वो महेंद्र कपूर का गाना तो अच्छा था ही सही, उसमें क्या करना है? कहते नहीं महेंद्र कपूर का गाना उसके सामने कुछ नहीं है, जो गाना सलमा आगा ने गाया है, दिल के अरमां आंसुओं में खो गए, बह गए। मैं क्या अच्छा ऐसी बात है? कहते मैं नहीं कह रहा, आप सुनो। 2 डिस्ट्रीब्यूटर थे वहाँ, एक कलकत्ते का और एक इधर जयपुर का। वो कहे साहब चोपड़ा साहब हम तो 5-5 6-6 बार इस गाने को सुन लिया है, इतना अच्छा गाना तो कभी हमने बहुत दिन के बाद सुना है, और आप कहते आप नहीं। मैंने कहा सर हम तो उसको निकाल देते। उसके बाद उस लड़की ने 5 गाने गाए। उस गाने तो और भी अच्छे हैं, ये गाना उसका खास है, इस बात से कि इस गाने ने उसकी ज़िंदगी बनाई।
चोपड़ा साहब, अभी तक आपने जो कुछ किया है उससे कितने संतुष्ट हैं, कितनी संतुष्टि मिली है आपको? कभी कोई मलाल होता है कि मैं इस फील्ड में क्यों आया है, कोई वजह ऐसा? आज आप जब पीछे पलट के देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या पाते हैं? पीछे मुड़ के क्या देखूं? मेरे पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो चाहते थे मैं आईसीएस ऑफिसर बनूं। आईसीएस के लिए मैं बैठा, बीमार हो गया, बहुत रोया आकर घर में कि एक चांस था, वो नहीं मिला, क्या करता, जर्नलिस्ट बन गया। अब जर्नलिस्ट बन गया तो पिताजी बिल्कुल बरखलाफ, ये क्या काम कर रहे हो, ये काम तो किसी काम का नहीं है, इसमें किमलता क्या है। बीत के दिन बीत गए, मेरे बहुत प्यार था मेरे को उनको मेरे से। 45 की बात है, मैं बॉम्बे में आया हुआ था वाइफ के साथ। तो मेरे पिताजी कलकत्ते में थे, वो आए तो उन्होंने मुझे एक तार दिया कि यू कम बैक, मैं यहाँ पर वापस जाना चाहता हूँ एंड आई डोंट वांट टू गो विदाउट मीटिंग यू, तो आप आ जाइए। मैं आ गया वापस, आ गया, बैठे रहे, मिले मिलाए, मैं दफ्तर चला गया, ये मेरी वाइफ के पास बैठे रहे। जो बात कहने के लिए वो आए थे, वो बात के लिए रुके हुए थे कि भाई वाइफ से क्या कहे, मेरी वाइफ से क्या कहे। मेरे से नहीं हिम्मत पड़ती थी कहने की उनकी। तो उनके वाइफ को कहते मैं, वाइफ ने कहा क्या बात है, मेरी वाइफ ने कहा, कहता नहीं मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे 6 बेटे थे, मैं एक ही उम्मीद लगाई हुई थी, सिर्फ एक ही बेटे पे। स्कूल में अच्छा, कॉलेज में अच्छा, एमए किया, ये किया, सब कुछ ठीक था, मगर मेरा तसल्ली नहीं हुई। आईसीएस बन जाता, मेरे साथ दोस्त, मेरे इसके दोस्त आईसीएस बने हुए, मुझे अच्छा लगता, मैं नहीं बना। ये जर्नलिज्म कर रहा है। तो मेरा दिल था कि अगर कोई 10,000 रुपया मेरे को तुम्हारे पास होता तो मैं एक इसको मकान खड़ा कर देता छोटा सा, क्योंकि मेरे पास ज़मीन है और मैंने ज़मीन इसी बात से ली थी कि अगर ये लड़का कुछ बनेगा तो मैं इसको मकान बना दूंगा। मेरी वाइफ ने कहा 10,000 रुपये मैं दे देती हूँ। 10,000 तेरे पास है? नहीं, कहते 10 से ज़्यादा भी है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक और 10,000 हो तो मैं उसको एक गाड़ी ले दूँ। तो उन्होंने कहा वो भी ले लीजिए मेरे से 10,000 रुपये। देखो 10,000 और 20,000 है। उन्होंने कहा 20 है। और कितना है? नहीं 20 से तो ज़्यादा ही है, 30 है। नहीं 30 से भी ज़्यादा है, उससे भी कुछ ज़्यादा है। उन्होंने कहा 40 है। 40 है? नहीं 50 है मेरे पास, और करंट अकाउंट में हमारे पास कम से कम 10-12 हज़ार और होगा। मेरे वाइफ फादर जो रोए उस वक्त खुशी में। मैं दफ्तर में बैठा हुआ था तो 25 आदमी को लेकर के, जो उनके फ्रेंड थे उनके, लेके आ गए और उनको बोलते हैं कि देखो मैं इस बलदेव को कहता रहा कि क्या कर रहा है, और आज बलदेव के पास 50,000 रुपया जो मैंने ज़िंदगी में नहीं कमाया और इसने अभी 5 साल में कमा लिया, ये साला ऊपर वाले का। तो मैं आपको क्या बताऊं कि कुछ रिग्रेट क्या है या क्या, यही मैं कह सकता हूँ ऊपर वाले की बहुत मेहनत। प्रोड्यूसर बना, डायरेक्टर बना तो भी मेरा हाथ कुछ नहीं था। मैं तो कहा था मैं नहीं बनूंगा डायरेक्टर, मुझे डायरेक्शन आती नहीं है। किसी आदमी ने ये कहा कि तुम ज़रूर करो, मैंने करना शुरू कर दिया, उसने मदद कर दी ऊपर वाले ने। तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैं कह सकता हूँ वो ये, जो मेरे को बहुत मिला इस लाइन में, मुझे साहब ये है कि घर में तो सबको प्यार मिलता है, मुझे हर जगह से प्यार मिला, दोस्तों से भी मिला, राइवल जो थे हमारे, जो फ्रेंड्स, जो हमारे आपस में राइवल तो होती है, उनसे भी मिला, और पब्लिक से बहुत मिला। जहाँ भी गया पब्लिक ने बहुत प्यार किया। मैं एक बार तो रो पड़ा मैं कि मैं महाभारत के किसी सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था, तो बाहर निकला तो एक औरत ने पाँव को हाथ लगा दिया। मैं देखा तो कोई 80 साल की औरत, और वो कही कि आपने तो बहुत के बाद आप धन्य हैं, पिक्चरें भी आपकी बहुत अच्छी थी और ये भी बहुत अच्छा था। हर आदमी ने प्यार दिया, क्यों दिया मुझे पता नहीं। मैं इतना मैं जानता हूँ कि डिज़र्व किए बगैर शायद कुछ प्यार ऊपर वाले की मेहर हुई है, या पता नहीं क्या बात है। बिनती सुनिए
लगी लगन है। हो जन्म जन्म की लगी लगन है। साक्षी तारों भरा गगन है। गिन गिन श्वास आस कहती है। आएंगे श्री कृष्ण मुरारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन। हे भव बाधा विपत्ति विमोचन। स्वागत का अधिकार दीजिए। शरणागत है नयन पुजारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। चोपड़ा साहब, गीता का आपके ऊपर बहुत असर रहा और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा वो कर्म की बात कही है। क्या वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में वो बात थी, इसीलिए आपने महाभारत बनाया जाकर के सीरियल? ये जो कहानी महाभारत की थी उसको तो मैं गवर्नमेंट को ही सब क्रेडिट दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे ये बनाने के लिए कहा था। फिर वही बात है, कृष्ण भगवान ने मदद कर दी और अच्छी बन गई। इस पूरे धारावाहिक का एक और बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है जो अमूर्त है, लेकिन जिसका मानवीकरण आपने कर दिया था और एक बहुत प्रभावशाली तरीके से आता है, वो है उसका सूत्रधार जो खुद समय है। ये किसका? ये भी बताता हूँ, मेरा नहीं है ये, उनका नाम था डॉक्टर राही मासूम रजा। तो इसका जो स्टोरी राइटर थे वो थे पंडित महेंद्र शर्मा। आई थिंक यू नो, आपके रेडियो में बहुत बड़े थे किसी जमाने में। उनकी स्टोरी थी ये, मैं उनके साथ मिलकर के सारा काम किया हुआ था। जब स्टोरी रेडी हो गई तो दो बातें सामने आई। मैंने कहा पंडित जी स्टोरी कैसे शुरू करेंगे? कहता भाई वो कोई बात नहीं, जो लिखा हुआ वैसे शुरू करेंगे। मैं कहता मुझे तो नहीं शूट करती ये बात। बोलते क्यों? मैं कहा देखिए आपको तो आपने तो पहले इसको स्टोरी बना दिया, कहानी बना दिया आपने कि कहानी को बना रहे। ये मन घड़त कहानी हो सकती है। मैं चाहता हूँ ये लगे कि एकदम रियल कहानी है ये, और रियल कहानी में। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि इसके अंदर कोई मैसेज हो जाए। जो हम मैसेज क्या है इसका? इसके अंदर मैसेज ये है कि इंसान आदमी जो है इतना सेल्फिश हो जाता है कभी कभी कि धृतराष्ट्र की तरह अपने बेटे को प्रेफरेंस करता है, जब उसका दूसरा बेटा जो है वो निपुण भी था और योगी भी था। तो ऐसा कुछ काम करना चाहिए। तो एनीवे अगले दिन पंडित जी आए, कहते मेरे पे एक स्टोरी है, एक आई है महाभारत के पहले की, और वो ये है कि जो भरत था, जिसके नाम पे भारत पड़ा है, शकुंतला का बेटा, उसके 9 बेटे थे और उसने कहा था कि मैं 9 बेटों में किसी को भी राय नहीं दूंगा। तो उससे पूछता है मंत्री के क्यों नहीं देंगे आप? कहता है राज उसको दिया जाता है जो राज के योग्य हो, और मेरे बच्चे इसके योग्य नहीं है। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि आदमी जो राजा है अपने बेटों के लिए नहीं होता, अपने प्रजा के लिए होता है। तो इस वास्ते मैं इनको नहीं दूंगा। मैं तो जब मजा आ गया, मैं कही तो बहुत अच्छा है, ये तो कहानी के ऊपर आ गया कि यही कहानी धृतराष्ट्र को पता हो, धृतराष्ट्र ने गलती यही की जो ये नहीं कर रहा, ये आदमी नहीं कर रहा गलती, और धृतराष्ट्र ने वही गलती की जिसकी वजह से युद्ध हुआ और इतना बड़ा नुकसान हुआ और नाश हुआ सारा दुनिया। तो मैंने कहा ये एक कहानी ठीक है, फर्स्ट क्लास है, अब ये तो हो गया साहब, अब आप शुरू कैसे करें? तो सब ने कहा कि कहानी इतनी इन्वॉल्व है कि कोई ना कोई तो इसका नरेटर भी चाहिए, ये तो बात बनेगी नहीं। किसी ने कहा आप दिलीप कुमार को ले लीजिए। उन्होंने कभी नहीं किया। मैं कभी मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करूंगा, मानवा लूंगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। फिर किसी ने कहा नहीं आप एक कंपनी एंटी रामाराव को लीजिए, उसका एक एंगल साधुआना है, वो ले लो उसको।
तो मैंने कहा उसको तो मैं अभी फ़ोन करता हूँ। मैंने फ़ोन किया, मेरा पहचान था उनको, उसकी थिएटर की ओपनिंग मेरी पिक्चर से हुई थी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई एंटी मैं काम करना चाहता हूँ, मैं तुमको नरेटर बनाना चाहता हूँ महाभारत बनाने का। ठीक है, करेगा? तो कहता नहीं, मेरी एक शर्त है, रिकॉर्डिंग हैदराबाद में होगी। हो जाएगी। तो डॉक्टर भाई मेरे पास बैठे हुए, तो उन्होंने कहा चोपड़ा साहब, क्योंकि आप कहते हैं कहानी बन गई, तो आप इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उन आदमियों को ले रहे हैं जो जिनके महाभारत के कहीं नज़दीक नहीं जाता। आज का आदमी है, वो नरेटर क्या बनेगा? आज के आदमी को नरेटर मत बनाइए। क्योंकि फिर क्या करें? कहता अभी मुझे नहीं पता, कल बताऊंगा। अगले दिन आए वो, बड़े एक्साइटेड थे और उन्होंने कहा कि मैं लेके आया हूँ और आपको पसंद आएगा। उन्होंने कहा, शुरू किया मैं समय। वहीं पर हम लोगों को मज़ा आ गया और हमने कहा कि दिलिए आप इसके डायलॉग भी लिखिए आप। तो साहब ये बात जो होती है, मैं वही कह रहा था कि जब भी हुई, मगर जो भी कुछ हुआ है समझ लीजिए, ये उसके पता नहीं है क्या बात है, मेरे दिल में ये ख्याल है जैसे वो अपना कृष्ण ने कहा है ना कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकं शरणं व्रज अहंत्वा सर्व पापे विभु मुष्यामि मा शुचा। तो मेरे दिल में यही ख्याल आता है, सर्वधर्मान परित्यज, सबको छोड़कर उसके ऊपर रखो। बंदा बना तो उसने ही, हम तो कुछ क्या करने वाले। बीत गए दिन पर दिन बीत गए, बीत गए दिन पर दिन बीत गए। मधुर मधुर सुर भी भरी, तेरी सरस स्वप्न तरी, इस तट से उस तट तक, वन घट से वन घट तक, मधु के घट भरे भरे, मधु के घट बीत गए, दिन पर दिन बीत गए। नीति प्रीति संघर्षण, गया नहीं आकर्षण, तरस परस आशा में नयनों की। चलने से पहले हमारे श्रोताओं से, जो आपके दर्शक भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आखिर में, संक्षिप्त में? कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे उन्होंने बहुत प्यार दिया है, अभी भी देते रहिए। और मैंने अगर जो कुछ किया है और आपको अच्छा लगा, सराहा है, तो वो यही समझिए कि आपकी वजह से मिला। बिकॉज आपने मुझे सहारा दिया, आपने मुझे इनकरेज किया, आपने मुझे दिया, तो आपकी पिक्चर पसंद आपने की, उसकी वजह है कि मैं आज वही हूँ, आपका एक अच्छा चहेता डायरेक्टर, या जो भी समझिए आप, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और मैं यही कह सकता हूँ कि एवरीथिंग इज ड्यू टू यू। मेरी सक्सेस जो है आपकी वजह से। शुक्ला जी, बहुत ही रोचक, बहुत ही मर्मस्पर्शी बातें आपसे हुई और इतना कुछ आपने बताया, जैसे पूरा जीवन दर्शन उठा करके सामने रख दिया है। आपकी फिल्में हैं, उन्होंने जिस तरह से एक कॉन्ट्रीब्यूशन किया है और एक रचनाकार के रूप में आपने जो कुछ भी दिया है, उसके लिए पूरा समाज आपका ऋणी है। आपने जो वक्त दिया हमें इस प्रोग्राम के लिए, उसके लिए हम अपनी ओर से, विविध भारती की ओर से, अपने सुनने वालों की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। दिन पर दिन बीत गए,
गाए। सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे हिंदी फिल्म जगत के वरिष्ठ निर्माता निर्देशक श्री बलदेव राज चोपड़ा से ली गई भेंटवार्ता का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोगी थे विनय तड़वलकर, संयोजन और संपादन गणेश शर्मा का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के सितारे